नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञों से बचाव पर चर्चा कर रहे हैं। मैं रिमझिम जैन और मेरे साथ हैं वरिष्ठ कैंसर फिजिशियन एंड कीमोथेरेपी एक्सपर्ट डॉक्टर दिवेश गोयल एवं वरिष्ठ कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश कुमार सोनी चर्चा के लिए हैं। अब मैं डॉक्टर दिवेश से पूछना चाहूँगी कि कैंसर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इंडिया में कैंसर के क्या प्रिवेलेंस है। नमस्कार। तो जैसा कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस पे कैंसर्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है वो सेल्स से बना हुआ होता है और ये सेल्स एक सेल साइकिल के थ्रू डिवाइड करती हैं G1, S, G2, M फेज के थ्रू, और एक ये नॉर्मल कंट्रोल्ड साइकिल्स होता है। जब इस सेल्स में एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस होती है जेनेटिक्स या जीन्स के माध्यम से या एनवायरनमेंट के माध्यम से, तो ये सेल्स डिवाइडेड होने लगती है और जिनका कैरेक्टर एबनॉर्मल हो जाता है और ये एबनॉर्मल रूप से डिवाइडेड होने लगती है और ये गांठ के रूप में या अल्सर्स के रूप में पनपने लगती है। तो ये कैंसर्स का रूप ले लेती है। जिस तरह से कैंसर ये 2 तरह का होता है, एक सॉलिड ऑर्गन्स का जो हमारी शरीर के ऑर्गन्स है और एक बोन मैरो का जिसको हम कहते हैं कि ब्लड कैंसर। तो ये 2 तरह का होता है, सॉलिड ऑर्गन्स के और एक ब्लड के कैंसर्स। जैसा कि हम कहते हैं कि आज अब जो प्रकार आ रहा है, एक सुनामी की तरह कैंसर्स की एक वेव आ रही है। तो कैंसर्स के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। इंडिया में 2022 में तकरीबन 18 लाख न्यू केसेस की डायग्नोसिस हुए हैं और तकरीबन जो डेथ रेट है 9 लाख डेथ रिकॉर्डेड इन 2022। सो कैंसर्स एक सुनामी के रूप में बढ़ रहा है इंडिया में भी। अब मैं डॉक्टर नरेश कुमार सोनी जी से जानना चाहूँगी कि कैंसर के होने वाले कारण क्या है। कैंसर के कई कारण हैं जिनको हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है जेनेटिक कारण जिनका बहुत ही कम परसेंटेज है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपके रेडिएशंस हैं और पोल्यूशन है, केमिकल्स हैं, और दूसरे जो होते हैं पर्सनल होते हैं। पर्सनल में होता है एक तो आपकी लाइफ स्टाइल में आपका खान पान है आपका, और दूसरी कोई बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, मोटापा है और स्मोकिंग हैबिट्स हैं, तंबाकू है। ये कई कारण आपके कैंसर में होते हैं। थैंक यू सर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर के होने वाले इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं। कैंसर्स के इनिशियल सिम्टम्स में मैं ऑर्गन वाइज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो कॉमन लक्षण है, लंबे समय से बुखार का आना, एक ये सिम्टम्स हैं। थकान का, जिसको हम कहते हैं फटीग, एक्सेसिव फटीग फॉर 2 to 3 months ड्यूरेशन। देन वेट लॉस, जिसको कहते हैं वजन का घटना। इसमें हम यदि नॉर्मल वजन से 10% ज़्यादा वजन घट रहा है तो वो एक इंडिकेट करता है कि कुछ कैंसर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी तरह से लंबे समय से बोन पेन्स का होना, ये भी कैंसर के इनिशियल लक्षणों में है। जैसे मैं ऑर्गन वाइज बात करूँ तो मुंह, जीभ और गले में इस तरह से कि गले का, मुंह के अंदर अल्सर का होना या घाव का होना जो नहीं भरना, या कोई गांठ का होना अपने चीक्स पे, लिप्स पे भी कोई गांठ का होना, टंग के अंदर कोई गांठ या अल्सर का होना। इसी तरह से वॉइस चेंज होना, जिसको हम कहते हैं कि गले का कैंसर, इसका एक सिम्टम्स है। इसी तरह से खान पान की यदि हम बात करें तो फूड पाइप्स में खाना निगलने में, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं, खाना निगलने में तकलीफ़ होना, जैसे कि पानी पीने से या खाना खाने से तकलीफ़ होना। फिर हम बात करते हैं पेट के कैंसर में एक्सेसिव एसिडिटी, उल्टी का होना या उल्टी के अंदर ब्लड का आना, और ये एक पेट के कैंसर्स के लक्षण हैं। इसी तरह से हम पित्त की थैली या लीवर कैंसर्स की बात करें तो पीलिया का होना, राइट साइड में पेट दर्द का होना और एक्सेसिव फटीग्स का होना, ये एक लीवर कैंसर्स के लक्षणों के अंदर हैं। आंतों के कैंसर की यदि हम बात करें तो स्टूल हैबिट्स, जिसको हम कहते हैं लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट होना या उसकी हैबिट्स में चेंज होना, ये एक आंतों के कैंसर्स के सिम्टम्स में है। किडनी कैंसर या ब्लैडर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर की हम बात करें तो उसके अंदर यूरिन के अंदर ब्लड का आना, ये किडनी और ब्लैडर कैंसर के लक्षणों के अंदर है। और प्रोस्टेट कैंसर में बात करें तो यूरिन का रुक रुक के आना या कई दफ़ा यूरिन में ब्लड का आना, ये भी एक सिम्टम्स हैं। मसल्स या बोन कैंसर्स की हम बात करें तो मसल्स या बोन्स के अंदर गांठ का होना और पेन का होना, ये एक लक्षणों में। इस तरह का यदि गांठें परसिस्टेंट रूप से बनी रहती है तो एक इनिशियल लक्षणों में है। तो एक मेन कैंसर्स के लक्षण है। इसी तरह से हम मेल और फीमेल्स ब्रेस्ट की और या हम फीमेल जेनिटल्स की बात करें तो उनके अंदर भी गांठ का होना या ब्लीडिंग का होना, ये भी एक सिम्टम्स में है।
इन सिम्टम्स को हमें फोकस करना चाहिए, इन सिम्टम्स पे हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि ये सिम्टम्स है और लंबे समय से चल रहे हैं तो फिर हमें आगे इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए और कुछ इनिशियल प्राइमरी फिजिशियन से मिलना चाहिए। इंडिया में फीमेल्स में कौन से कैंसर कॉमन है और उनके लक्षण क्या है? इंडिया में फीमेल्स में सभी कैंसर्स फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमको आजकल देखने को मिल रहे हैं वो है सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल्स में जितने भी तरीके के कैंसर्स पाए जाते हैं उसका 25% के अराउंड ब्रेस्ट कैंसर के अकेले का इंसिडेंस है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फिगर है। मतलब 4 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस उसकी लाइफ में होते हैं। दूसरा कैंसर है जो पहले फर्स्ट था इस लिस्ट में, अब वो सेकंड हो गया, वो है गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। उसके बाद जो कैंसर हैं वो है ओवरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टोमक कैंसर, इस तरीके के। लेकिन जो बहुत कॉमन है जो आजकल हमको देखने को मिल रहे हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स जो होते हैं वो जनरल सिम्टम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सिम्टम्स कैंसर के हों, लेकिन फिर भी महिलाओं को एक बार अपना डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जिसमें से मोस्ट कॉमन है स्तन में गांठ का होना, ब्रेस्ट में लंप का होना। दूसरा है कि स्तन के आकार में परिवर्तन होना, स्तन के शेप में चेंज होना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, और स्तन की जो चमड़ी होती है उसमें कुछ बदलाव होना। ये एक स्तन कैंसर के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दूसरा है गर्भाशय के मुंह का या गर्भाशय के कैंसर का। उसमें सबसे जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है मासिक धर्म के बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट होना, या मासिक धर्म की में परिवर्तन होना, या मासिक धर्म के बीच में ब्लीडिंग होना, या संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर आप उनके जो है योनि से किसी चीज़ का स्त्राव होना जो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं ये थोड़ा सा इंडिकेशन करते हैं कि और कुछ बीमारी हो सकती है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दिवेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जैसा कि बताया कि लक्षण जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्राइमरी ट्रीटिंग फिजिशियन से मिलना है। कोई भी सिम्टम्स हो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गन्स वाले डॉक्टर साहब से हमें मिलना है। तो जो सिम्टम्स हैं उसका कैंसर का कन्फर्मेशन सबसे पहले कहेंगे कि हम एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस वर्कअप करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, और उसके बाद हम सिटी स्कैन या एक MRI की हेल्प लेते हैं। उन सिम्टम्स को उनमें हमें कैंसर का डाउट होने पे हम उसका कन्फर्मेशन उस संबंधित ऑर्गन की, संबंधित अंग की बायोप्सी के द्वारा हम उसकी कन्फर्मेशन करते हैं। तो जो बायोप्सी का है, बायोप्सी का माध्यम होता है, कई दफ़े हम एंडोस्कोपी से करते हैं, कई दफ़े सिस्टोस्कोपी से करते हैं, और कई दफ़े सोनोग्राफी गाइडेड या सिटी स्कैन की मशीन के थ्रू गाइडेड बायोप्सी करते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में क्या है, भ्रांति है कि जैसे सर बायोप्सी करेंगे तो कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्लू नहीं मिला है। कैंसर्स की जांच करने से ही कैंसर कंफर्म होगा, और कोई माध्यम नहीं है कि हम उसको कंफर्म कर पाएँ। सो बायोप्सी से डरना नहीं है, बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है। ये एक भ्रांति है और ये लोगों में गलत अवधारणाएं हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बायोप्सी करने के बाद कंफर्मेशन यदि कैंसर का होता है तो उसके बाद हम स्टेजिंग वर्कअप, जिसमें हम कहते हैं कि स्टेज का पता लगाया जाता है। तो कैंसर की 4 स्टेजेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसको हम लास्ट स्टेज कहते हैं। तो हम कैंसर के स्टेजेस का पता लगाने के लिए एक पैट स्कैन होती है, और एक कुछ पेशेंट्स में हम सिटी स्कैन या MRI की हेल्प लेते हैं। तो उससे पैट स्कैन, MRI एंड बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद हम कैंसर की फाइनल स्टेजिंग और उसका टाइप का पता लगाते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बायोप्सी कंफर्मेशन कराने के लिए ज़रूरी है। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है, और स्टेज जानने के लिए हमें ये सिटी स्कैन, MRI या पैट स्कैन कराना ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकें। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगा। अवधारणा बनने का कारण ये रहा होगा कि पहले कैंसर के डिटेक्शन की हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब कैंसर डिटेक्ट होता था उसके बाद जब उसका स्टेजिंग वर्कअप होता था तो उस दौरान पेशेंट के शरीर में ऑलरेडी कैंसर शरीर में फैला हुआ होता था, जो कि जांचों से पता पड़ता था। तो वो बायोप्सी के कारण लोगों में अवधारणा बनी कि बायोप्सी हुई इसलिए फैल गया है, जो कि एकदम गलत है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि मरीज जांच करा लेता है, कैंसर का पता पड़ जाता है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं कराता है, और इलाज के बीच में जब उसका समय गुजर जाता है, तो क्योंकि ये रोग कैंसर का रोग है, जिसका मतलब होता है शरीर में फैलने वाला रोग, तो ऑलरेडी उसके बाद वो शरीर में फैलता है, और जब मरीज़ को तकलीफ ज़्यादा होती है, मरीज़ इलाज के लिए आता है, जब वापस जांच होती है तो पता पड़ता है कि ये शरीर में फैल चुका है। तो वो बायोप्सी की वजह से नहीं है, वो कैंसर का नेचर होता है फैलने का।
तो लोगों में ये जो गलत अवधारणा बनी हुई है कि बायोप्सी से फैल जाता है, उसको लोगों को सुधारना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो भी डॉक्टर जांच बताए वो कराना चाहिए। दूसरा जो स्टेजिंग वर्कअप डॉक्टर देवेश ने बताया वो बिल्कुल है कि स्टेजिंग 2 तरीके से होती है। एक तो होती है क्लिनिकल स्टेजिंग जो हम इलाज से पहले करते हैं। वो क्लिनिकल स्टेजिंग हमारे को हेल्प करती है कि हमको मरीज को किस तरीके से इलाज करना है, उसको पहले ऑपरेशन करना है या उसको पहले कीमोथेरेपी देनी है या उसको ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं होगा या वो बहुत एडवांस स्टेज में चला गया है तो उसको किसी इलाज से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल स्टेजिंग जो कि बताती है कि इस कैंसर का आगे प्रोग्नोसिस क्या होगा, जो कि इलाज के बाद या सर्जरी के बाद किया जाता है। तो लोगों को इसकी स्टेजिंग पे ध्यान देना चाहिए और इलाज के लिए जैसे डॉक्टर कहे तो उनको इलाज कराना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। फाइनल स्टेजिंग पता होने के बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम 3 मॉडलिटीज़, जिसमें सबसे पहले कहते हैं मेडिकल मॉडलिटीज़, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट आता है सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें संबंधित ऑर्गन की सर्जरी करते हैं। और थर्ड पार्ट आता है रेडिएशन, हिंदी में इसको सिकाई भी जैसे कहते हैं कि नॉर्मल भाषा में सिकाई, तो एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो ये 3 डोमेन हमारे कैंसर में है, सर्जिकल, मेडिकल एज वेल एज रेडिएशन। मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गन की स्टेज 1, 2, 3, 4, तो उन स्टेजेस के आधार पे हम इन तीनों मॉडलिटीज़ को किस तरह से यूज करना है। सपोज यदि हम बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर की, तो ये फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में होता है, तो सबसे पहले हम इसमें सर्जरी करते हैं और सर्जरी के बाद फाइनल स्टेज लगने के बाद इसमें कीमो या रेडिएशन पे जाते हैं। इसी तरह से कैंसर की स्टेज यदि थर्ड हो तो उसमें हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर कीमोथेरेपी पे जाते हैं। तो इस तरह से स्टेजिंग के हिसाब से हम हर ऑर्गन का तीनों मॉडलिटीज़ का डिसाइड करते हैं कि कौन सी मॉडलिटीज़ हमें यूज़ करनी है। तो स्टेज 1, 2, 3, 4 और फोर्थ स्टेज जिसको हम एडवांस स्टेज कहते हैं, इसमें हम केवल और केवल कीमोथेरेपी का ही यूज़ करते हैं जिससे कि आगे सक्सेस रेट उसकी बढ़ सके। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, एक्चुअली में मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी में 3-4 आजकल ब्रांचेज हैं। एक तो होता है कीमोथेरेपी, एक होता है हार्मोन थेरेपी, एक होता है टारगेट थेरेपी और एक होता है इम्यूनोथेरेपी। ये सब चीज़ें कीमोथेरेपी वाले पार्ट में ही आती हैं। तो लोगों को थोड़ा सा रहता है कि कीमोथेरेपी अलग है, हार्मोन थेरेपी अलग है, इम्यूनोथेरेपी अलग है, बट दीज आर दी पार्ट ऑफ द मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी हम यूँ भी कह सकते हैं। दूसरा है सर्जिकल। सर्जिकल में आज के ज़माने में इतना मेडिकल ऑन्कोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो गया, कीमोथेरेपी में इतना डेवलपमेंट हो गया, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो गया, तो सर्जरी आज के ज़माने में इतनी म्यूटिलेटिंग नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो आजकल सर्जरी में हमारा मेन फोकस होता है ऑर्गन प्रिजर्वेशन की तरफ, कि हम उसका वो अंग बचा सकें। जैसे हम स्तन कैंसर की बात करें, पहले पूरा स्तन रिमूव कर दिया जाता था, आज भी किसी किसी में करना पड़ता है, लेकिन आजकल मेन फोकस होता है कि अगर इसका स्तन बचा सकते हैं तो बचाने की कोशिश की जाए। तो आजकल ऑर्गन प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान है। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी बहुत ही डैमेजिंग होती है, मॉर्बिड होती है, ऐसा नहीं है। लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। और इलाज के जो डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी व्हाटएवर जो भी है, और सर्जरी है और रेडिएशन है, तो ये है ना इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको कौन सा ट्रीटमेंट होगा। हम किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते थे कि फलाना पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं लगी थी, हमको क्यों कीमोथेरेपी दी जा रही है, फलाना पेशेंट को रेडियोथेरेपी नहीं दी थी, हमको क्यों रेडियोथेरेपी दी जा रही है। ये पेशेंट की स्टेज के हिसाब से और जो उसकी पैथोलॉजिकल स्टेज या क्लिनिकल स्टेज बनती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, जो कि ईच एंड एवरी पेशेंट के लिए टेलर ट्रीटमेंट होता है। और इनका कॉम्बिनेशन होता है, किसी को 3 लग सकते हैं, किसी को 2 लग सकते हैं, किसी को 1 ही लग सकता है। तो ये उसके टाइप ऑफ ट्यूमर, उसका नेचर, उसके रिसेप्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसको क्या लगेगा। तो मेरा जनता से और सभी सुनने वाले व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो दूसरे से कभी भी अपने कैंसर को कंपेयर ना करें, उसके इलाज को कंपेयर ना करें, वो अपने डॉक्टर की सुने और अपने डॉक्टर के हिसाब से इलाज कराएं। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जिकल थेरेपी के बारे में जो पहले गलत भ्रांतियाँ थी कि ये बहुत डैमेजिंग हैं, बहुत लॉसेज होते हैं, बहुत इस तरह के नहीं, लेकिन अब हम 20th सेंचुरी की बात करें तो दीज ट्रीटमेंट हैव मॉडिफाइड, कि ये ट्रीटमेंट बहुत चेंज हो गए हैं,
ईजियर टू एडमिनिस्टर हो गया है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है और एक ईजी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इन सब ट्रीटमेंट से घबराना नहीं है। बहुत प्रिसाइज कहने का मतलब है कि बहुत टारगेटेड ट्रीटमेंट्स हो गए, इवन रेडिएशन, इवन कीमोथेरेपी, इवन सर्जरी। सो इनके रिजल्ट तीनों मॉडलिटीज़ को यूज करने से डेफिनेटली इनके रिजल्ट्स इम्प्रूव हुए हैं। जो पहले रिजल्ट्स 40-50% थे, अभी हम 80 to 100% के बीच में रिजल्ट्स की बात करने लगे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये तो बहुत ही पुरानी सेइंग है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हमको पता हो कि हमको इससे बचा कैसे जा सकता है तो हम उसके कर सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ इफ़ेक्ट्स वो लेने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो हमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट पे जाना पड़ेगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल पे जाना पड़ेगा। स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, इन सबको एकदम कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना वेट कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, फैटी डाइट्स को कम करना पड़ेगा। साथ ही कुछ हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनको हमको अडॉप्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से कि हम कैंसर को उसकी अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। हम उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 3 चीज़ होती है। एक तो होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि हम पेशेंट को सिखा देते हैं कि आपको अपने ब्रेस्ट का हर महीने कैसे चेकअप करना है। डॉक्टर के द्वारा चेकअप जो साल में 1 बार या साल में 2 बार होता है। और तीसरा होता है मेमोग्राम, जो कि एक्सरे मेमोग्राम्स हैं जो साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार किया जाता है। पर्टिकुलर एज से चालू करते हैं, 40 साल की एज से हम उसको रिकमेंड करते हैं और ज़्यादातर हम 60 साल 70 साल की उम्र तक की इसको एडवाइस करते हैं। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए है कि पैप स्मीयर आपको कराना है, डॉक्टर से चेकअप कराना है। तो इस तरीके से कोलोन कैंसर के लिए आपके पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, स्टूल टेस्ट कराना है, कोलोनोस्कोपी करानी है। तो आजकल काफ़ी कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और पेशेंट्स को उसमें जाना चाहिए, उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि उनका अगर कोई कैंसर जैसा कोई बीमारी उनके शरीर में डेवलप हो रही है तो उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकें, क्योंकि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करने से क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर देवेश, इसमें और कुछ ऐड करना मैं इसमें एक पॉइंट, जैसे कैंसर वैक्सीनेशंस। लीवर कैंसर जो हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस से स्प्रेड होता है, तो इसको बचने के लिए हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन, हर आदमी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जिससे कि हम लीवर कैंसर से बच सकें। और सेकंड पॉइंट आता है एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका हम कहते हैं कि जो कि कई दफ़े माउथ कैंसर्स एंड सर्विक्स कैंसर, जिसको हम कहते हैं कि उसका एक कारण है। तो इन कैंसर से बचने के लिए भी मैं कहूँगा कि जो जितनी भी यंग फीमेल्स हैं जो 9 ईयर्स टू हम 35 ईयर्स की एज तक जो HPV वैक्सीनेशंस को रिकमेंड करते हैं कि इसको लगाने के लिए, और इसकी 2 डोजिंग होती है, जो 0 मंथ्स पे और एक 6 मंथ्स के बाद। तो इस 2 डोजिंग को हम प्रमोट करते हैं, बताते हैं। और अभी हम कहते हैं कि पहले ये इंटरनेशनल वर्जन में ही ये वैक्सीन अवेलेबल था सर्विक्स कैंसर के अगेंस्ट में, बट अभी इंडिया मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन्स भी सर्वावैक के नाम से लॉन्च हो गया है। और ये जो है इस वैक्सीन्स को लगवाने के बाद मैं ये कहूँगा कि सर्विक्स कैंसर की इंसिडेंस आने वाले ईयर्स में कम देखने को मिलेगी। लेकिन मैं एक 2-3 चीज़ें और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि डाइट के बारे में, जैसा कहते हैं कि डाइट जो अभी हमारी अनहेल्दी हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि अनहेल्दी डाइट्स में हम किस तरह से कन्वर्जन करें, मिक्स्ड ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड अवॉइडेंस ऑफ रेड मीट, जो इसको कहते हैं फैटी डाइट्स, इसको अवॉइड करना चाहिए। अब हमारे इसमें ग्लोबलाइजेशन, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी और रफ टफ ज़िंदगी, जिसमें हम कहते हैं ना कि बहुत रफ हो गए हैं, बच्चे चाइल्ड्स आर एडिक्टेड टू दीज फैटी चीज़ एंड जंक फूड्स, तो वो अभी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। एक एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज को प्रमोट करके हम कुछ जो कैंसर्स हैं, कोलोन कैंसर्स, किडनी कैंसर्स या इस तरह के कैंसर से हम बच सकते हैं। और एडिक्शंस पे मेरा स्पेसिफिकली फोकस है, स्मोकिंग हो या टोबैको च्युइंग हो या अल्कोहल हो, तीनों का ही हम कम सेवन करेंगे तो इस वैक्सीनेशंस की जो है इन कैंसर से, जो माउथ है, लंग कैंसर है या कोलोन कैंसर, इन कैंसर से बच सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है कि वैक्सीनेशंस को प्रमोट करें, डाइट्स को जो हेल्दी डाइट्स को प्रमोट करें, एक्सरसाइज को हम रेगुलर वे में अडॉप्ट करें, हमारी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें, कुछ टाइम हमारे लिए निकालें। और जैसा सर ने बताया कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स
जो हमें कुछ एज स्पेसिफिक जैसे मोर देन 45 ईयर्स पे हमें ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग ईयरली कराना चाहिए। इसी तरह से सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यदि एज 50 ईयर से ऊपर हो तो हमें पैप स्मीयर को हम कहते हैं कि उसको आपको रेगुलर इंटरवल्स ईयरली कराना चाहिए। और इसी तरह से अन्य कैंसर्स की स्क्रीनिंग के लिए कि हम एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया सिम्टम्स, इफ़ यू हैव अकर्ड एनी सिम्टम्स और डाउट इन इफ़ यू हैव सफर्ड फ्रॉम एनी सिम्टम्स, आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, इमीडिएटली आपके कंसर्न फिजिशियन या ट्रीटिंग फिजिशियन से मिले, जिससे कि हम अर्ली स्टेज में उस जो सिम्टम्स को बेसिक इन्वेस्टिगेशन से उसको पकड़ सकें। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, मतलब जिनमें एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा चांसेस है कैंसर होने के, उनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है सभी चीज़ों में, और ख़ास तौर से उनको रेगुलर अपने चेकअप बॉडी के कराते रहना चाहिए। जैसे कि किसी के परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, किसी के बहनों क्लोज रिलेटिव्स में कैंसर की हिस्ट्री है, या कोई बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इस मामले में प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्टेज 4 कैंसर क्या होता है? पब्लिक में इसका डर क्यों है कि स्टेज 4 कैंसर का इलाज संभव है, नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम फर्स्ट और सेकंड को कहते हैं कि वो वहीं पे ही सीमित है। थर्ड स्टेज को कहते हैं कि वो आसपास के एरिया को इंक्लूडेड किया हुआ है, जिसमें हम कहते हैं लिम्फ नोड्स, जो आसपास के एरिया उसको ड्रेन करता है ऑर्गन को। और फोर्थ स्टेज वो कैंसर है जिसमें सपोज करें कि ब्रेस्ट कैंसर है और ये ब्लड के थ्रू कोई लीवर में या बोन्स में ये स्प्रेड कर गया हो या ब्रेन में, तो स्टेज 4 कैंसर वो होते हैं। तो कैंसर ब्लड के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड कर जाता है, तो इसको हम स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। और ये कैंसर की लास्ट स्टेज होती है, और इसको ये हम कहते हैं एडवांस स्टेज का कैंसर है। और इसमें जो लोग डर जाते हैं कि लास्ट स्टेज है कैंसर की, तो स्टेज 4 कैंसर मीन्स ये स्प्रेड कर चुका है शरीर के दूसरे हिस्से में। सर, क्या इसमें इलाज संभव है? हाँ, पहले की सदी में क्या था, जो हम कहते थे आखिरी स्टेज है, तो उस टाइम कहते थे कि ट्रीटमेंट संभव नहीं है। और वाकई में 80 या 90s की बात करूं तो फोर्थ स्टेज वाले जो पेशेंट्स होते थे या लास्ट स्टेज वाले जो पेशेंट होते थे, वो जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन समय के साथ और टेक्नोलॉजी की मदद से और साइंटिफिक प्रोग्रेशन के बाद और काफ़ी ट्रायल्स के बाद अब हम स्टेज 4 को ये नहीं कहते कि आखिरी स्टेज है। स्टेज 4 में भी हम ये कहते हैं रूटीन ओपीडीज में कि इसमें भी हाँ सर्वाइवल संभव है। स्टेज 4 मीन्स सर्वाइवल संभव है। इसमें हम नई थेरेपीज, जिसको हम कहते हैं कि न्यूअर डायग्नोस्टिक, जिसको हम कहते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट या इम्यूनोथेरेपीज, या इसकी मदद से ट्रीटमेंट संभव हो पाया है। और इसमें इलाज की विधि है कि हमारा स्टेज 4 कैंसर को ट्रीटमेंट करने का बेसिक एम है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करना। सपोज पेशेंट को पेन है तो उसके पेन को कम करना, उसको कुछ और भूख कम लग रहा है, एपेटाइट है तो उसकी इंक्रीज करना, वेट को मेंटेन करना, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड एम है कि उसके ट्यूमर ग्रोथ को कंट्रोल करना, जिस कंट्रोल करने से क्या होगा कि उसका ट्यूमर रुकेगा, ग्रोथ रुकेगी। तो और ग्रोथ रुकने से नेक्स्ट पॉइंट होगा कि सर्वाइवल इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट में आता है कि डायग्नोस्टिक भी इंप्रूव हुआ है। इसमें हम कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, टारगेटेड म्यूटेशंस, टारगेटेड ट्रीटमेंट, इनकी मदद से हम आगे के जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी करने लगे हैं। और इसी तरह से यदि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स पहले के टाइम में 2 या 3 टैबलेट ही अवेलेबल थी। नाउ ए डेज यदि हम बात करने लगे तो ब्रेस्ट कैंसर में भी टारगेटेड ट्रीटमेंट, जिसको हम CDK4 इनहिबिटर्स, आगे की फेजेस PIK3 इनहिबिटर्स, इसकी वजह से ट्रीटमेंट सर्वाइवल बढ़ा है। तो स्टेज 4 घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेज 4 में भी यदि मैं सर्वाइवल की बात करूं तो हम 3 ईयर्स टू 10 ईयर्स के बीच की अवधि को काउंट करने लगे हैं, जो कि पहले 6 महीने से कम की होती थी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्टेज 4 के कैंसर में क्या सर्जरीज भी पॉसिबल है? स्टेज 4 के कुछ ऑर्गन के कैंसर में सर्जरीज करते हैं, रिकमेंडेड है, जैसे कि गोनोडल कैंसर, ओवेरियन है, टेस्टिस है, और कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स में भी कुछ में फ़ायदा मिलता है।
अदरवाइज़ पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए या उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए या उसकी प्रोलॉन्ग लाइफ करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी हम स्टेज 4 के कैंसर्स में सर्जरी करते हैं। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहें इस कैंसर डे पे। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैंसर एक सामान्य रोग की तरह ही, अन्य रोगों की तरह ही एक सामान्य रोग है और इसका इलाज संभव है, इसलिए इससे डरे नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, इसका संपूर्ण इलाज लें। इसमें बचने के चांसेस, क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ है, बचाव ही उपचार से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर्स। तो उसके जो भी बचाव के तरीके हैं, प्रिवेंशन है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, उनको अडॉप्ट करें और उसको फॉलो करें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर से लड़ें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। और प्रिवेंशन के लिए मैं कहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें अपने लाइफस्टाइल में, जिससे कि हम कैंसर से बच सकें। अब इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि कैंसर को लेके जो आपके मन में डर था वो दूर हो गया होगा। कोई भी सिम्टम्स या कोई भी कारण आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि आप अपने चिकित्सक को संपर्क करें और उसका इलाज कराएं। धन्यवाद।